हेलो। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यहाँ पे हमारा क्रोनिक पेनी मॉडल। लेकिन इस मॉडल को समझने से पहले हमें यहाँ पर एक ब्लॉक थ्योरम डिस्कस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। उसका स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी इसका जो प्रूफ है वो हम किसी और दिन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो हम देखते हैं ब्लॉक थ्योरम क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि किसी भी मैटर पार्टिकल से एसोसिएट एक वेव होती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, और उसका जो वेव का जो वेव फंक्शन होता है वो एक प्लेन वेव की फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे साई आर इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट आर। अब हम किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, इंडिपेंडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वेव फंक्शन लिखेंगे तो वो इस तरह प्लेन वेव की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लेकिन जो कोई भी क्रिस्टल होता है उसके अंदर में जो पोटेंशियल है वो क्या है, पीरियोडिक पोटेंशियल। और कोई भी इलेक्ट्रॉन जब पीरियोडिक पोटेंशियल में होता है तो उसका भी जो वेव फंक्शन है वो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन ब्लॉक थ्योरम ये कहती है कि अगर हमने फ्री इलेक्ट्रॉन का और जो इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल में है दोनों का अगर वेव फंक्शन यही लिख दिया तो फिर इसमें तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस फंक्शन से इस तरह मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको साई आर इज इक्वल टू यू के आर ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट आर। मतलब ये वाला पार्ट तो हम सेम रहने देंगे, बस जो पोटेंशियल पीरियोडिक है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेव फंक्शन है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। और यही फंक्शन जो होता है ये होता है हमारे पास यू के आर। जो फंक्शन हमने लिखा है ये है यहाँ पे ब्लॉक फंक्शन, ब्लॉक फंक्शन। अब ब्लॉक फंक्शन है और ये ब्लॉक फंक्शन भी क्या होता है, पीरियोडिक होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉक फंक्शन इज ऑल्सो पीरियोडिक। जब पीरियोडिक है तो इसका मतलब हमें क्या मिलनी चाहिए, पोटेंशियल की वैल्यू एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन भी क्या लिखेंगे, पीरियोडिक फॉर्म में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, साई यहाँ लिख देंगे द पोटेंशियल इनसाइड द क्रिस्टल is periodic, so the wave function will be। अब हम इसका वेव फंक्शन लिखेंगे तो हम लिखेंगे साई आर प्लस टी। यहाँ पे टी है ट्रांसलेशन वेक्टर, तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो इसको लिखेंगे यू के आर प्लस टी हम यहाँ पे लिख देंगे, और ई की पावर आयो प्लस माइनस आयोटा के डॉट आर प्लस टी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब इस तरह से हम लिखेंगे तो इसको लिख देंगे साई आर प्लस टी इज इक्वल टू, अब ये भी क्या है, ब्लॉक फंक्शन भी हमारा पीरियोडिक है, तो ये भी क्या होगा, यू के आर प्लस टी इज इक्वल टू होगा हमारा यू के आर के। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, यू के आर लिख देंगे, फिर ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट आर को मल्टीप्लाई इस तरह लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट टी हम इस तरह से। अब देखो ये जो हमारे पास ये जो टर्म आई है यहाँ से यू के आर ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट आर, ये सेम आई है हमारे पास साई आर की फॉर्म। तो हम इसको लिख देंगे साई आर प्लस टी इज इक्वल टू साई आर, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आई है यहाँ पे ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट टी। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, वेव फंक्शन लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इक्वेशन 2 दे देंगे। अब साई आर जो ई ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं लैम्डा कांस्टेंट से लिख देता हूँ। तो ये साई आर प्लस टी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा साई आर हमारे पास, ये इक्वेशन 3। और यही क्या है हमारा ब्लॉक थ्योरम है। तो ब्लॉक थ्योरम ये कहती है, तो और ये दोनों जो इक्वेशन है ये एकदम आइडेंटिकल है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है इक्वेशन थर्ड के। इसका मतलब हमें ये किसी भी फॉर्म में हमें यहाँ पे वेव फंक्शन मिल सकता है किसी भी पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन का। फ्री इलेक्ट्रॉन का अगर वेव फंक्शन लिखेंगे तो केवल यही आएगी टर्म ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट आर, और पीरियोडिक पोटेंशियल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो वेव फंक्शन है वो ये आएगा अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम। तो अब क्या है, हम चाहे हमें कहीं भी अगर इक्वेशन 3 की ये वाली फॉर्म दिख रहा है ये भी सही है, और इक्वेशन 1 ये भी सही है, ये दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल है तो हम क्या देखते हैं, अब इसके बेस पे हम आगे चलते हैं फर्दर नए टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रोनिक पेनी मॉडल।
अब क्रोनिग पेनी मॉडल हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो क्रोनिग पेनी मॉडल है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का पीरियडिक पोटेंशियल में बिहेवियर को शो करता है। जैसे हमने देखा था जो भी क्रिस्टल में बैंड बनते हैं, कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है, तो इन सब बैंड्स के बारे में जो डिटेल से जो हमें सही जानकारी मिलती है, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, किसी पोटेंशियल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी होगी, उनके बारे में हमें क्रोनिग पेनी मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। तो हम देखते हैं आगे कि क्रोनिग पेनी मॉडल इज यूजफुल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पीरियोडिक पोटेंशियल। अब हम पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, पीरियोडिक होता है, तो और उसको हम क्या करते हैं, क्रोनिग पेनी ने क्या किया, जैसे मान लो हमें इस तरह से एक पोटेंशियल मिला, तो ये पोटेंशियल इस तरह हमें जब मिलता है तो ये पोटेंशियल जो हर पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ भी क्या हो रही है, पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। जब पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होती है तो इसके लिए हम जब श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन अब इसमें जो क्रोनिग और पेनी ने क्या किया, यहाँ पे इसका एक अप्रोक्सीमेशन लिया। अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया कि ये जो लाइन है ये वाली, इसको तो इसने मान लिया सीधी इस तरह से, और इनमें अप्रोक्सीमेशन बना के इसने बना लिया एक बंडी बॉक्स की तरह बना लिया इस तरह से इसने ये वाला। तो ये हमें जब इस तरह से अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद ये हमें मिल जाएगा फॉर्म, कुछ इस तरह से मिलेगी ये पोटेंशियल की फॉर्म इस तरह से मिलेगी, और हम इसको ये पोटेंशियल फॉर्म मिलेगी। अब हम जानते हैं फर्दर कि ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इन यहाँ पे, ये डिस्टेंस अपन मानेंगे ये अलग है और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस अलग है। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही लेंगे कि ये जो डिस्टेंस होगी हमारी ये वाली, मान लो मैं यहाँ पे पोटेंशियल मान लो बी एक्स का ये बी एक्स ले लेता हूँ पोटेंशियल एक्सेस को, ये जो हमारा पोटेंशियल है यहाँ पे इसको मैं बी नॉट मान लेता हूँ। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये वाली ये अलग है, तो इसको मैं मान लेता हूँ ए डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट 0 है एक्सेस, ये अपना एक्स एक्सेस है। वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स की तरह जब हम इसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये ए डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये पॉइंट ए हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा या डिस्टेंस होगी वो होगा -b2 0। अब हम देखते हैं कि इसमें 0 to a पोटेंशियल, अगर हम इसका पोटेंशियल लिखें बी एक्स इज इक्वल टू, तो बी नॉट पोटेंशियल तो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो बी नॉट पोटेंशियल है ये तो होगा -b2 0, और 0 to a पे होगा 0 पोटेंशियल। तो अगर 0 पोटेंशियल की मैं बात करूँ तो ये होगा 0 से लेके और a तक का पोटेंशियल, और अगर मैं बी नॉट की बात करूँ तो बी नॉट पोटेंशियल होगा यहाँ पे हमारा -b2 0 पोटेंशियल। तो हमने जब पोटेंशियल लिख लेते हैं ये जैसा ये जो डिस्टेंस है ये है 0 to a, इसमें जो पोटेंशियल है वो 0 आ रहा है हमारे पास, जैसे ये है तो इसमें जो पोटेंशियल क्या है 0 है, पोटेंशियल मिलेगा केवल इस रीजन में बी रीजन में। तो -b2 0 रीजन में हमारे पास कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे बी नॉट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल हमने इसका अप्रोक्सीमेशन लेके कंसिडर कर लिया है। अब फर्दर, अब ये जो रीजन है हमारा 0 to a वाला रीजन, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट रीजन फर्स्ट, और ये जो रीजन है हमारा -b2 0 इसको मैं मान लेता हूँ रीजन सेकंड। अब हम दोनों रीजन्स के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, और श्रोडिंगर इक्वेशन लिख के और उसका सॉल्यूशन कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, जनरल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इसको लिखेंगे तो ये क्या होती है, -h² अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई प्लस बी एक्स ये इज इक्वल टू ई साई एक्स, ये यहाँ पे साई एक्स आएगा, साई एक्स इज इक्वल टू ई साई एक्स। इस तरह से हम जनरल फॉर्म, और इसको अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये जो फॉर्म है जनरल सॉल्व ये हो जाएगी डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h² ई माइनस बी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों रीजन्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम करते हैं रीजन फर्स्ट के लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो रीजन फर्स्ट में क्या है हमारा पोटेंशियल 0 है, तो इसको हम लिखेंगे डेल स्क्वायर साई 1 और ये x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h² ई माइनस
बी। अब बी नॉट की जगह क्या आएगा, यहाँ पे बी एक्स की जगह क्या आएगा, जीरो पोटेंशियल, क्योंकि रीजन फर्स्ट में क्या है, पोटेंशियल जीरो है, तो ये ई आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा यहाँ पे साई 1x इज इक्वल टू जीरो हमारे पास। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, फर्दर आगे सॉल्व करेंगे जब, डेल स्क्वायर साई 1x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ई साई 1x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर है वो वैल्यू है हमारी 2m अपॉन एच बार स्क्वायर, कॉन्स्टेंट हमने टर्म ले लिए, वेयर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2m अपॉन एच बार स्क्वायर, ये टर्म हो गई हमारे पास, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है ना। अब हम करते हैं इसको अगेन फर्दर आगे सॉल्व। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वेव फंक्शन लिखेंगे। तो वेव फंक्शन लिखने के लिए हमें जैसे साई 1x अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम, अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम, ब्लॉक थ्योरम। तो हम ब्लॉक थ्योरम हमने पढ़ रखा है कि जो वेव फंक्शन होता है किसी भी पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन का, तो वो होता है u1x e की पावर प्लस माइनस आयोटा kx। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो डेल साई 1x अपॉन डेल एक्स करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा u1, अब यहाँ पे जो u1x है इसको मैं प्राइम करके लिख दूंगा, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेशन किया है हमने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा u1 प्राइम x e की पावर आयोटा kx, ऐसे कैसे ही यहाँ पे आयोटा kx ले लेता हूँ मैं, e की पावर आयोटा kx, तो ये u1x e की पावर आयोटा kx प्लस u1x ऐसे कैसे ही e की पावर ये आयोटा k ऐसे यहाँ जाएगा, और e की पावर आयोटा kx हमारे पास इधर आ जाएगा। अब आगे हम करेंगे इसको डेल स्क्वायर साई 1x अपॉन डेल एक्स हम निकालेंगे, डेल एक्स स्क्वायर अपन निकालेंगे, तो ये करेंगे अगेन इसका, तो ये हो जाएगा u1 डबल प्राइम x e की पावर आयोटा kx प्लस आ जाएगा यहाँ पे u1 प्राइम x, ये आ जाएगा आयोटा k और e की पावर आयोटा kx प्लस फर्दर इसका होगा तो इसका करेंगे हम, तो ये हो जाएगा u1 प्राइम x आयोटा k e की पावर आयोटा kx प्लस u1x ऐसे कैसे ही, और आ जाएगा यहाँ पे आयोटा k का स्क्वायर, आयोटा k का स्क्वायर e की पावर आयोटा kx, इस तरह। अब देखो, अब हम इसमें देखेंगे कि जो ये जो टर्म है हमारे पास u1x आयोटा k का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगी माइनस में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और ये जो टर्म है u1 प्राइम x आयोटा k e की पावर आयोटा kx, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, डेल स्क्वायर साई 1x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू u1 डबल प्राइम x e की पावर आयोटा kx, और जो u1 प्राइम x आयोटा k e की पावर आयोटा kx प्लस u1 प्राइम x आयोटा k e की पावर आयोटा, ये दोनों का सेम है, तो सेम है तो इसको ऐड करके लिख देंगे, तो 2 u1 प्राइम x आयोटा k e की पावर आयोटा kx प्लस, अब u1x आयोटा k का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे अपन प्लस की जगह यहाँ पे माइनस u1x के स्क्वायर e की पावर आयोटा kx। यहाँ तक लिखो, फिर हम नेक्स्ट इसको करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई 1 डेल एक्स स्क्वायर, इसको रख देंगे अपन फर्दर इक्वेशन 2 में। ये है अपने पास इक्वेशन 3, तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास डेल स्क्वायर साई 1 डेल एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएंगे अपन u1 डबल प्राइम x, यहाँ आ जाएगा e की पावर आयोटा kx प्लस 2 u1 प्राइम x आयोटा k e की पावर आयोटा kx माइनस u1x e की पावर k स्क्वायर e की पावर आयोटा kx। यहाँ पे फर्दर अपन का है प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब जो साई 1x है वो हमें यहाँ पे लिखेंगे, ये साई 1x को u1x e की पावर आयोटा kx
ये जो वेव फंक्शन है हमने ये साई वन एक्स यहाँ से रख दिया और जेड स्क्वायर साई वन एक्स की ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा। अब देखो इन सब में से ई की पावर आयोटा के एक्स कॉमन आ जाएगा, ई की पावर आयोटा के एक्स कॉमन आकर ये जीरो में पहुँच जाएगा। तो हमारे पास बचेगा यहाँ से यू वन डबल प्राइम एक्स ई की पावर यू वन डबल प्राइम एक्स प्लस 2 यू वन प्राइम एक्स, ये है आयोटा के माइनस यू वन एक्स के स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर यू वन एक्स ये वाला इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ से जो यू वन एक्स है इसको कॉमन ले लेंगे। ये यू वन एक्स इसमें भी है, यू वन एक्स इसमें भी है, तो ये हमारे पास फर्दर इक्वेशन बनेगी यू वन डबल प्राइम एक्स प्लस 2 यू वन प्राइम एक्स आयोटा के प्लस ये देखो यहाँ से अगर मैंने यू वन एक्स कॉमन ले लिया है तो अंदर बच जाएगा मेरा एल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, अंदर है एल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो ये बन गई है हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखेंगे, देखो यहाँ पे करेंगे एक तो अपन करेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पे दो रूट निकालेंगे m1 एंड m2 और m1 m2 निकाल के इसका जो सॉल्यूशन आएगा u1 x वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से m1 m2, जो यहाँ से जो m1 निकल के आएगा या निकाल ही दें चलो, तो यहाँ से जो माइनस बी है बाई वो लिखेंगे अपन -2 और आयोटा के, ये आ गया -2 आयोटा के और बी स्क्वायर, तो यहाँ से जो है 2 आयोटा के इसका स्क्वायर -4 ए क्या है यहाँ पे 1 है, सी क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का, फिर इसका अंडर रूट ये अपॉन 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, यहाँ से जो m आएगा वो क्या आएगा -2 आयोटा के, ये हो जाएगा माइनस अंदर -4 के स्क्वायर -4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो माइनस के 4 के स्क्वायर से -4 के स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको अपन बाहर लेंगे तो 2 अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और ये आयोटा के है यहाँ से, तो इसको हम जब लिखेंगे तो इसका जो m1 आएगा वो आ जाएगा 4 आयोटा अल्फ़ा बाहर आएगा तो -2 आयोटा के माइनस ये माइनस आयोटा के प्लस माइनस है यहाँ प्लस माइनस और ये है अपना +2 आयोटा अल्फ़ा अपॉन 2। तो यहाँ से जो m1 आएगा निकल के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार अपन माइनस कॉमन लेंगे एक बार प्लस कॉमन लेंगे, तो m1 आएगा आयोटा अल्फ़ा माइनस के और m2 जो आएगा वो आएगा हमारा यहाँ से माइनस आयोटा अल्फ़ा प्लस के, इस तरह। अब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये आएगा u1 x इक्वल टू, इसको यहाँ तक लिखो एक बार, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से m1 m2 आ गया तो यहाँ से लिखेंगे u1 x इज इक्वल टू a e की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस के इंटू एक्स प्लस b e की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा प्लस के इंटू एक्स। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। अब ये किया है हमने रीजन फर्स्ट के लिए और ये हमारा जो इक्वेशन आएगी ये आएगी इक्वेशन 4 और ये हमने रीजन फर्स्ट के लिए जो है हमारा एक सॉल्यूशन आ गया वेव फंक्शन का ये। अब हम क्या करते हैं रीजन सेकंड के लिए लिखते हैं 4 रीजन सेकंड। तो रीजन सेकंड में हमने देखा था कि जो पोटेंशियल है Bx इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे B0 है, ये कहाँ से कहाँ तक है -B टू 0 तक, इस तरह। अब हम इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तो डेल स्क्वायर साई 2 आएगा, ये साई 2 x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h बार स्क्वायर ई माइनस B0 आएगा, Bx की जगह B0 साई 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब अगेन फर्दर आगे करेंगे तो डेल स्क्वायर साई 2x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जो B0 है हमने जब पोटेंशियल लिया था तो पोटेंशियल के लिए ये जो ली थी ये है B0, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है नीचे, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब ये है कम है। अब हम ई माइनस B0 करेंगे तो वैल्यू केस में आएगी यहाँ पे माइनस में, लेकिन इसको प्लस में लाने के लिए हम क्या करते हैं पहले ही बाहर माइनस कॉमन लेंगे, जिससे क्या है हमें वैल्यू बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके हम करेंगे 2m अपॉन h बार स्क्वायर और अंदर हो जाएगा B0 माइनस ई साई 2x इज इक्वल टू 0। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल स्क्वायर साई 2x
अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई टू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने जो बीटा स्क्वायर लिया है वो इस टर्म को ले लिया, जैसे वहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिया था यहाँ पे हमने बीटा स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अपॉन एच बार स्क्वायर बी नॉट माइनस ई। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब जो बीटा स्क्वायर है, अब ये क्या है यहाँ पे हम अगेन क्या लिखेंगे, वेव फंक्शन लिखेंगे। जिस तरह हमने साई 1 लिखा था तो यहाँ पे भी हम वेव फंक्शन साई 2 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा u2x ई की पावर आयोटा के एक्स। अब हम इसका डेल साई 2x करेंगे, डेल साई 2x अपॉन डेल एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले ये करते हैं, तो ये आएगा u2 प्राइम एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस u2x ऐसे कैसे ही, फिर है आयोटा के और e की पावर आयोटा के एक्स। इसका हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है सिंगल। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई 2x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये वे फंक्शन हमने लिखा है इक्वेशन 5। अब करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा u2 डबल प्राइम एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस u2 प्राइम एक्स ऐसे कैसे ही ई और आयोटा के और ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस यहाँ से करेंगे अपन इसका, तो ये आ जाएगा प्लस u2 प्राइम एक्स आयोटा के ऐसे कैसे ही ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस हम करेंगे तो u2x ऐसे कैसे ही, और ये हो जाएगा आयोटा के का स्क्वायर और ई की पावर आयोटा के एक्स। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ भी क्या आएगा, u2 प्राइम एक्स आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स और u2 प्राइम ये सेम है तो इसको डबल लिख देंगे हम। तो अगेन इसको आगे करते हैं उधर की साइड में, एक बार लिखो। अब यहाँ से लिखते हैं हम डेल स्क्वायर साई 2x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे u2 डबल प्राइम एक्स ये ई की पावर आयोटा के एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस 2 u2 प्राइम एक्स आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस u2x आयोटा के का स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस u2x, यहाँ आयोटा स्क्वायर है और यहाँ जाएगा के स्क्वायर और ई की पावर आयोटा के एक्स। अब हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन आई है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6, और इक्वेशन 6 की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन यहाँ पे इसमें। ये जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे 5, इसको लेते हैं 6, ये ले लेते हैं और इसको लेते हैं 7। तो पुट वैल्यू फ्रॉम 7 टू इक्वेशन 5 में जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ से डेल स्क्वायर साई 2 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास निकल के u2 डबल प्राइम एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस 2 u2 प्राइम एक्स आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस u2x के स्क्वायर ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर साई 2x, तो बीटा स्क्वायर तो है ही है और साई 2x हमने क्या लिया है u2x ई की पावर आयोटा के एक्स। ये आएगा हमारे पास u2x ई की पावर आयोटा के एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी जो है ई की पावर आयोटा के एक्स इन सब में से कॉमन आ रहा है, ये सब में से कॉमन आके ये गया है 0 में। अगेन ये बच जाएगा हमारे पास u2 डबल प्राइम एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस 2 u2 प्राइम एक्स आयोटा के, अरे ये ई की पावर आयोटा के एक्स नहीं आएगा, u2 डबल प्राइम एक्स प्लस 2 u2 प्राइम एक्स आयोटा के माइनस u2x के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर u2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया है ये u2x कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा u2 डबल प्राइम एक्स प्लस 2 u2 प्राइम एक्स
आयोटा के माइनस ये हो जाएगा हमारे पास u2x कॉमन लिया हमने यहाँ से, और ये हो जाएगा अंदर बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये भी क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर इसका है 8। तो इक्वेशन 8 इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द solution of this equation will be तो इक्वेशन हम लिखेंगे इसका, तो इक्वेशन उसी तरह निकालेंगे हम, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, उसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे इसका फॉर्मूला। तो इसके जो रूट आएंगे वो आएंगे m1 इक्वल टू आएगा बीटा माइनस आयोटा के, और एक आएगा m2 इसका बीटा प्लस आयोटा के, ये माइनस बीटा प्लस आयोटा के, ये इस तरह से दो रूट आएंगे इसके। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा तो ये होगा u2x इज इक्वल टू सी ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के इंटू एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस बीटा प्लस आयोटा के इंटू एक्स, और ये आएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास 9। अब जिस तरह हमारे रीजन 1 के लिए u1x मिला था, उसी तरह हमें रीजन 2 के लिए यहाँ पे u2x मिल गया है, जिसमें a b c d क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हमें दो वेव फंक्शन मिल गए, एक तो मिल गया हमें u1 और एक मिल गया हमें यहाँ से u2x। ये इस तरह से जब हमें u2x मिल गया है, अब हम किसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो इसमें लगाएंगे हम। अब यहाँ पे हमें 4 अननोन मिले हैं a b c और d। अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ बाउंड्री कंडीशंस का यूज लेंगे। तो एक बार यहाँ तक लिखो, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक तो इक्वेशन 4 आई है, एक इक्वेशन 9 आई है। तो यहाँ पे हम u2x एक बार लिख लेते हैं। u2x इक्वल टू आया सी ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के इंटू एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस बीटा प्लस आयोटा के इंटू एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 अननोन है। देयर आर 4 अननोन कांस्टेंट ए बी सी डी। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ these constants using boundary condition। तो using boundary condition हम जब बाउंड्री कंडीशन यूज लेंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल मिला है वो कुछ इस तरह से मिला है। अब जब ये पोटेंशियल मिला है, हमने मान लो यहाँ पे जो बी है एक्स पोटेंशियल लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें ये 0 है और ये ए है। अब वेव फंक्शन की एक कंडीशन होती है कि जो वेव फंक्शन होता है वो x इक्वल टू 0 पे जो है, हमें जो वेव फंक्शन है उसकी x इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, सॉरी। तो वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हम जब x इक्वल टू 0 की बात करते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू 0 पे जब हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन x इक्वल टू 0 पे, तो जो वेव फंक्शन और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है यहाँ पे, यहाँ जो हमें कोई भी पोटेंशियल मिल रहा है तो ये साई 1 की रेंज में भी आ रहा है और साई 2 की में भी आ रहा है। तो अगर हमने साई 1, अब वेव फंक्शन की एक कंडीशन होती है कि कोई भी वेव फंक्शन किसी एक पॉइंट पर डबल वैल्यू नहीं दे सकता, एक पॉइंट पर एक वेव फंक्शन की एक ही वैल्यू हो सकती है। तो एक अगर हमने साई 1 को अगर साई 2 के नॉट इक्वल बना अलग अलग लिया तो क्या होंगी, यहाँ पे 2 वैल्यू हो जाएंगी, और वेव फंक्शन की एक पॉइंट पे 2 वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, साई 1 इक्वल टू साई 2 करेंगे। तो इसका मतलब है हम साई 1 भी ये पॉइंट और साई 2 पे एक ही पोटेंशियल हम मानेंगे। इसका मतलब है एक पॉइंट पे जो वेव फंक्शन है उसकी एक ही वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो साई की जगह हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे u1 और u2 आ गए। तो यहाँ से u1x इज इक्वल टू u2x, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से x इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव डेल u1x अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल u2x अपॉन डेल x। ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब एक हम थर्ड बाउंड्री कंडीशन जब हम लेंगे इसमें, तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन हम क्या लगाएंगे कि x इक्वल टू a पर
एक्स इक्वल टू ए की हम जब बात करेंगे इस पॉइंट की। अब देखो इसमें जो ये है वैल्यू यहाँ से और यहाँ तक ये वैल्यू क्या हो रही है, बार बार में फिर अगेन रिपीट हो रही है, यही वैल्यू रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या आएगा, साई 1 की वैल्यू आएगी और ये वाली जो रेंज है सारे साई 2 की हैं। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल जो मिलेगा वही पोटेंशियल हमें सेम इस पॉइंट पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो साई 1 है एक्स इक्वल टू ए पे, ये इक्वल होगा साई 2 एक्स इक्वल टू माइनस बी पे, क्योंकि वेव फंक्शन की जो वैल्यू है यही तो बार बार में रिपीट हो रही है। जैसे ये पॉइंट हमें जो मिला है यही पॉइंट आगे कहाँ मिलेगा, हमें इस जगह पे मिलेगा। तो ये भी किस में आ रहा है, साई 2 में भी आ रहा है और साई 1 में भी आ रहा है। अब अलग अलग वैल्यू हो नहीं सकती, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साई 1 इक्वल टू साई 2 लेंगे, लेकिन साई 1 को लेंगे हम, साई 1 तो हमने माने हैं सारे ये वाले जो रीजन है, साई 1 हमने ये खुले वाले जो रीजन है ये माने हैं, और साई 2 हमने ये जो बंद वाले रीजन है ये हमने कंसीडर कर रहे हैं। तो साई 2 के लिए हम लेंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी रेंज पे, और साई 1 के लिए लेंगे एक्स इक्वल टू ए पे। तो यहाँ भी जो u1 एट एक्स इक्वल टू ए जो होगा वही होगा u2 एट एक्स इक्वल टू माइनस बी। अब जब u1 u2 इक्वल है तो इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कंटिन्यूस। तो ये हो जाएगा डेल u1 एक्स अपॉन डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पे इज इक्वल टू डेल u2 एक्स अपॉन डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस बी पे, एक्स इक्वल टू माइनस बी। अब हमारे पास इस तरह से क्या हो गई, 4 बाउंड्री कंडीशन मिल गई, और इन बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यू इनमें पुट करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी, ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं सबसे पहले u1 एक्स में, इक्वेशन 4 में, ये है इक्वेशन हमारे पास 9 आई थी। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 9, इक्वेशन 4 और 9 में वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे u1 एक्स में। तो यहाँ से u1 एक्स में जब एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो ये आ गया a, क्योंकि ये पूरा जो टर्म है ये हो गई 1, इधर भी ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास u1 एक्स इज इक्वल टू, जब हम u2 एक्स करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 10। अब हम देखेंगे कि जो x इक्वल टू 0 पर डेल u1 डेल x और डेल u2 डेल x। तो सबसे पहले डेल u1 डेल x अपन निकालते हैं यहाँ से, डेल u1 x अपॉन डेल x यहाँ से जब हम निकालेंगे तो वो किस तरह से निकालेंगे एक बार, तो ये किस तरह से निकालेंगे, जैसे a तो कांस्टेंट है यहाँ पे, और ये आ जाएगा e की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस के इंटू एक्स, और ये आ जाएगा आयोटा अल्फ़ा माइनस के यहाँ पे प्लस, ये आ जाएगा b इज बी ई की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा माइनस के इंटू एक्स, और यहाँ से जो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, तो इसको यहाँ पर माइनस ही लेंगे डायरेक्ट, माइनस ये हो जाएगा आयोटा अल्फ़ा, ये प्लस है अल्फ़ा प्लस के, ये इस तरह से इसका हो जाएगा। अब हम 0 जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी ये 1 हो गई। तो यहाँ से डेल और डेल u2 एक्स निकालेंगे, डेल u2 एक्स अपॉन डेल एक्स जब हम निकालेंगे वो आएगा सी ई की पावर यहाँ से बीटा माइनस आयोटा के, बीटा माइनस आयोटा के इंटू एक्स, और यहाँ आएगा बीटा माइनस आयोटा के प्लस डी ई की पावर माइनस बीटा प्लस आयोटा के इंटू एक्स, और ये भी यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, और ये आ जाएगा नीचे बीटा प्लस आयोटा के, इस तरह से आएगा। ये जो है इसके उसमें है मल्टीप्लाई में। अब हम यहाँ पे भी वही पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या होगा, यहाँ पे डेल u1 एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए डेल u2 एक्स अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर अगेन ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये यहाँ पे ये वैल्यू 1 होगी, और यहाँ से ये वैल्यू 1 होगी। तो ये हमारे पास मिलेगा यहाँ से a, ये है आयोटा अल्फ़ा माइनस के माइनस बी, ये मिलेगा आयोटा अल्फ़ा प्लस के, उसके बाद मिलेगा इक्वल टू सी बीटा माइनस आयोटा के, और इधर मिल जाएगा माइनस डी बीटा प्लस आयोटा के हमारे पास। और नीचे हम इसको लिखते हैं एक बार। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन जो मिलेगी नेक्स्ट 10 के बाद ये 11। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, जो हमारे पास नेक्स्ट थर्ड बाउंड्री कंडीशन है एक्स इक्वल टू ए पे u1, तो u1 में तो हम रखते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू ए जब पुट करेंगे तो इससे हो जाएगा u1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस बी, u2 पे रखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी,
तो u1 एट x इक्वल टू ए इज इक्वल टू u2 एट x इक्वल टू माइनस बी। तो जब ये हम वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से a e की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस के इंटू ए प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा, तो माइनस भी रखेंगे तो प्लस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस के इंटू बी हमारे पास। अगेन अगले ये जो इक्वेशन होगी उसमें हम रखेंगे u2 में c e की पावर बीटा माइनस आयोटा के इंटू ए प्लस ये आ जाएगा फिर डी ई की पावर माइनस बीटा प्लस आयोटा के, और ये माइनस की माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस भी रखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे बी हमारे पास। और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 12। एक बार यहाँ तक लिखो फिर आगे करते हैं इसको। अब नेक्स्ट फोर्थ बाउंड्री कंडीशन हम रखेंगे क्या, डेल u1 x अपॉन डेल x एट x इक्वल टू ए पे इज इक्वल टू डेल u2 x अपॉन डेल x एट x इक्वल टू माइनस बी। अब ये वैल्यू जब हम रखेंगे x इक्वल टू ए रखेंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारे पास a ई की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस के इंटू ए, और नीचे है हमारे पास आयोटा अल्फ़ा माइनस के, इस तरह से प्लस ये आ जाएगा हमारे पास बी ई की पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस के इंटू बी, और नीचे आ जाएगा ये नीचे है आयोटा अल्फ़ा माइनस के, नीचे आ जाएगा आयोटा अल्फ़ा प्लस के, और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा अल्फ़ा प्लस के इंटू ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डेल u2 में रखेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास सी ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के, और ये आ जाएगा माइनस बी, ए की जगह क्या आएगा माइनस बी माइनस डी, और ये आ जाएगा नीचे बीटा माइनस आयोटा के प्लस डी ई की पावर बीटा प्लस आयोटा के इंटू बी हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा बीटा प्लस आयोटा के, और ये भी क्या होगा यहाँ पे माइनस में होगा, डी भी माइनस में होगा। इस तरह से हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ से जो बी माइनस था ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इस तरह से ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 13। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारे पास है, एक तो इक्वेशन आई है हमारे पास इनसे, एक तो इक्वेशन है हमारे पास 10, 11, 12 और 13, 4 इक्वेशन आई है हमारे पास, इक्वेशन 10, 11, 12 और 13। अब हम क्या करेंगे इन सभी इक्वेशंस में अगर हम a प्लस बी और सी को अगर इधर लेंगे डी को इधर लेंगे तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, इक्वल टू 0 होगा। ऐसे ही हम इसमें लेंगे 11 में तो ये भी क्या होगा a माइनस बी है और c इधर माइनस में आएगा, d प्लस में आएगा। फिर हम इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो b है ये प्लस में रहेंगे, c को इधर रहेंगे माइनस में, ये d माइनस में। अगेन हम जब इसमें लेंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो इनका जब ट्रांसफर करेंगे c और d वाली टर्म का तो ये क्या होंगे माइनस और ये प्लस, तो इनकी क्या होगी, हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, चारों इक्वेशंस की क्या बना लेते हैं एक मैट्रिक्स। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगी तो उस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ लिखो वो मैट्रिक्स एक बार बड़ी है, इसको पूरे बोर्ड में ये लिखना पड़ेगा उसको। अब जब हम क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 को ट्रांसफर करके इक्वल टू 0 करेंगे तो हम उनके को जो कोफिशिएंट है उनकी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स बनेगी a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी की जो मैट्रिक्स है a प्लस बी इधर माइनस सी माइनस डी लेंगे, उनके कोफिशिएंट 1, 1, माइनस 1, माइनस 1। ऐसे ही सबके जो कोफिशिएंट है ए बी सी डी के जो कोफिशिएंट है उनकी हमने ऐसे ही एक मैट्रिक्स बना लिया। ये मैट्रिक्स बनी है हमारे 4x4 की मैट्रिक्स, और इधर लिख लिया हमने a b c और d इक्वल टू 0 अब हमने कर दिया। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स मिली है इस तरह आप देख लेना, उनसे उनके जो कोफिशिएंट है वो इस तरह आएंगे। अब देखो यहाँ से जो मैट्रिक्स ए बी सी डी है, ए बी सी डी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स 0 हो गई, ए बी सी डी वाली मैट्रिक्स जो 0 हो गई तो हमारे पास वेव फंक्शन 0 हो गया, और वेव फंक्शन 0 हो गया इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो हमारे पास यार ये 0 नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 4x4 की बड़ी सी मैट्रिक्स बनी है ये क्या होगी इक्वल टू 0 होगी। अभी इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम जब कंप्यूटेशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन को लिखते हैं इस मैट्रिक्स को। एक बार आप इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए और लिख लीजिए कि ए बी सी डी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 4 ये जो मैट्रिक्स है बड़ी 4x4 की ये मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। अभी मैट्रिक्स को हम कंप्यूटेशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग द मैट्रिक्स द सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन उसका जो आएगा वो आएगा हमारे पास बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा
ये आएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए प्लस बी हमारे पास। ये है उस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन, हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखो उस मैट्रिक्स का जब हम सॉल्यूशन करके ये सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसमें हम एक और केस लगाते हैं कि स्पेशल केस हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें जो पोटेंशियल मिला है, ये इस तरह से जो पोटेंशियल मिला था, तो हमने मान लो ये बी एक्स क्या है, पोटेंशियल की हाइट है। अब मान लो हमने ये बी एक्स जो पोटेंशियल है बी नोट, यहाँ पे जो बी नोट है, इस बी नोट को मैंने इन्फाइनाइट कंसीडर कर लिया, बी नोट टेंस टू इन्फाइनाइट। और ये जो डिस्टेंस बी है, यहाँ पे डिस्टेंस बी है और बी टेंस टू हो जाएगा यहाँ पे 0। लेकिन जो बी नोट बी है वो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट। अब जब ऐसा कोई हमारे पास पोटेंशियल होता है तो ये क्या होगा, सभी जगह पे वैल्यू 0 होती है और इस पे एक जगह वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और इसी को हम बोलते हैं एक ड्रग डेल्टा पोटेंशियल, ड्रग डेल्टा पोटेंशियल। और जो ड्रग डेल्टा पोटेंशियल होता है वो किसी एक ही पॉइंट पर वैल्यू देता है। इसका मतलब x इक्वल टू ए पर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट होता है, बाकी जगह पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह एक ड्रग डेल्टा पोटेंशियल बन जाएगा। इसकी हम अगर कंडीशन लेंगे तो हम यहाँ पे एक स्पेशल, जैसे मान लो इनफाइनाइट का ये बी नोट भी फाइनाइट का मतलब है कि मान लो मैंने बी नोट को तो ले लिया कम से कम 1 लाख के समथिंग, और जो बी है इसको मैंने ले लिया 0.0001 इसके समथिंग। जब मैं बी नोट भी करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 या 100 की कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कैसी होगी, हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं जब इसको कंसीडर करता हूँ, बी नोट को टेंस टू इनफाइनाइट लेता हूँ एंड बी टेंस टू 0 लेता हूँ, लेकिन जो बी नोट बी है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास फाइनाइट आएगी। तो हम जानते हैं जब कोई भी जो साइन थीटा होता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 पे, तो जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे जो लिमिट जब बी टेंस टू 0 होगा तो देखो साइन हाइपरबोलिक बीटा बी है, तो यहाँ से जो साइन हाइपरबोलिक बीटा बी स्मॉल एंगल के लिए जो साइन थीटा क्या हो जाता है, इस बीटा बी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से जो कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी है ये इक्वल हो जाएगा 1 के, लिमिट बी टेंस टू 0 पे। अब हम इस कंडीशन को हम रखते हैं अगेन इसमें, तो यहाँ रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, ये 13 के बाद आएगी 14 इक्वेशन, 14 तो फ्रॉम इक्वेशन 14 से जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे वो आएगा बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा। अब देखो साइन हाइपरबोलिक बीटा बी है, इसकी जगह तो आ जाएगा बीटा बी, ये आ जाएगा साइन अल्फा ए प्लस यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी की जगह आ जाएगा 1, और ये बच जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा ए इक्वल टू, अब देखो कॉस के ए प्लस बी है तो बी टेंस टू 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, कॉस के ए, कॉस के ए हमारे पास। कॉस के ए हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे इस साइड में ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बीटा बी अपॉन 2 अल्फा ए। तो हम क्या करते हैं, अल्फा ए को तो ले लेते हैं इसके अंडर में, जैसे मान लो हमने ले लिया ये ए बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बीटा बी अपॉन 2 बीटा हमने यहाँ ले लिया, इधर बच गए हमारे पास साइन अल्फ़ा ए अपॉन अल्फ़ा ए, ये अल्फ़ा ए को हम इधर ले आए, प्लस कॉस अल्फ़ा ए इज इक्वल टू कॉस के ए, है ना। अब देखो यहाँ से जो ये जो वैल्यू है पूरी, यहाँ से जो ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को मैं p कंसिडर कर देता हूँ, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, इसका बाद में आएगी p साइन अल्फ़ा ए अपॉन अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। और ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास अब निकल के, ये वाली ये इक्वेशन आई है 15, और यही है हमारे पास क्रोनिग पेनी इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन 15 इज नोन एज क्रोनिग पेनी इक्वेशन। अब देखो ये क्रोनिग पेनी इक्वेशन हो गई, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे अब हमने p को कंसिडर किया है ये वाला a बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर बीटा बी अपॉन 2 बीटा, अब हम यहाँ पे p को अलग से सॉल्व कर देते हैं, तो p इज इक्वल टू हो गया हमारे पास a बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर बीटा बी अपॉन 2 बीटा। अब देखो यहाँ से जो बीटा तो बीटा से कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू क्या रखते हैं, p इज इक्वल टू
ए बी अपॉन 2 और अंदर बच गए हमारे पास बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब ये जो पी है ये हमारे पास हो जाएगा ए बी अपॉन 2 और जो बीटा स्क्वायर हमने स्टार्टिंग में जो कंसीडर किया था श्रोडिंगर क्वेश्चन सॉल्व करने पे, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी 2m अपॉन एच बार स्क्वायर बी नोट माइनस ई माइनस एल्फा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ये हमारे पास वैल्यू आई थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2m अपॉन एच बार स्क्वायर, ये भी 2m अपॉन, इसको भी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए बी अपॉन 2 और ये हमारे पास 2m अपॉन एच बार स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ पे हो गया बी नोट माइनस 2e, क्योंकि बी नोट माइनस ई तो ई 2e, तो ये हो गया। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो एक बार इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो इसका। तो P हमारे पास आया है यहाँ पे P इज इक्वल टू ए बी, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। और अब हम यहाँ पे कंडीशन लेंगे कि जो P नॉट पोटेंशियल हमने क्या माना था, इनफाइनाइट माना था। इसका मतलब है कि B नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन 2e होगा, एनर्जी से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी मान लो ये है और B नॉट की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी ये है बहुत कम होगी इसकी, और हाइट क्या होगी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से B नॉट ग्रेटर देन 2e होगा। तो ये इक्वेशन है बी नोट, यहाँ पे 2e को कैंसिल आउट कर देंगे और बी नोट लिख देंगे। तो ये हो गई हमारे पास P इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 और ऊपर है m अपॉन एच बार स्क्वायर और ये हो गया हमारे 2 तो कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारे पास बी नोट। अब हम क्या करेंगे, P इधर इसको लिख के ये लिख देंगे ए m बी नोट, इधर b लिया और ये हो गया एच बार स्क्वायर और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट आ गई 16 इक्वेशन और ये P है, P को हम यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रेंथ पैरामीटर। P होता है यहाँ पे स्ट्रेंथ पैरामीटर। स्ट्रेंथ पैरामीटर जो है P डिपेंड कर रहा है यहाँ पे बी नोट बी पे और P बी नोट बी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, हमें पोटेंशियल की स्ट्रेंथ को बता रहा है कि जितनी ज़्यादा बी नोट बी हो गई, मतलब ये जो बी नोट बी है यहाँ पे, जो बी नोट बी हम ले रहे हैं, ये मान लो ये हमने ली है बी नोट बी ली है और ये हमने हाइट ली है बी, ये बी नोट ली है और ये इसकी बी ली है, ब्रेड्थ इसकी बी ली है। तो बी नोट भी क्या होगा, ये एरिया अंडर द कर्व होगा। अब ये एरिया जितना ज़्यादा होगा P उतना ज़्यादा होगा, एरिया जितना कम होगा P उतना कम होगा। मतलब एरिया ज़्यादा होने पर पोटेंशियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और ये एरिया कम होने पर पोटेंशियल की स्ट्रेंथ कम होती है और ज़्यादा होने पर पोटेंशियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो पूरा जो यहाँ पे स्ट्रेंथ पैरामीटर किस पे डिपेंड कर रहा है, बी नोट बी पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे हम दो केस लेंगे, फर्स्ट केस तो लेंगे P इज इक्वल टू 0 और दूसरा केस लेंगे यहाँ पे कि P इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये एरिया इक्वल टू 0 है, तो ये एरिया इक्वल टू 0 होगा, एरिया इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो पोटेंशियल कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। P इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, मतलब ये हाइट बहुत ज़्यादा हो गई, फिर अगेन इस पोटेंशियल हाइट बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब बी नोट बहुत ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, मतलब पोटेंशियल की हाइट ज़्यादा है। इसका मतलब P क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट है। तो इसकी एनर्जी हम किस तरह से निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले हम जब केस फर्स्ट यहाँ पे देंगे, केस फर्स्ट की हम बात करेंगे, व्हेन P इज इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि जो क्रोनिग-पेनी इक्वेशन है वो क्या होता है, P साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। यहाँ पे अब देखो P इक्वल टू 0 है, तो ये वाली टर्म क्या हो गई हमारे पास, 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या, कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा अल्फा ए इज इक्वल टू के ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले ही बताई है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हम जब यहाँ से लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जब हम यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 2me अपॉन एच बार स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब यहाँ से जब एनर्जी आएगी वो आएगी एच बार स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, और ये जो एनर्जी है वो आई है हमारे पास फ्री पार्टिकल की एनर्जी। तो ऐसे ही हम जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी निकलती है वो यही निकल के आती है हमारे पास। तो जो क्रोनिग-पेनी इक्वेशन है वो एक फ्री पार्टिकल की एनर्जी को अच्छे से डिस्क्राइब यहाँ पे कर देता है, एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल। इसको लिखेंगे एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल।
अब हम सेकंड केस लेंगे, केस सेकंड में लेंगे पी को इनफाइनाइट। तो हम जानते हैं जो कोरोनल पेनिक इक्वेशन होती है साइन अल्फा ए पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के हमारे पास। अब देखो हम पी से इसको डिवाइड कर देंगे सभी जगह, पी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है ये तो होगा, ये इक्वेशन जीरो में चली जाएगी, वन अपॉन इनफिनिट ये भी जीरो हो जाएगा और बचेगा हमारे पास ये। तो ये जब इक्वल टू जीरो हो गया, तो इक्वल टू जीरो होगा, तो पी साइन अल्फा ए अपॉन पी अल्फा ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से भी क्या जाएगा, साइन अल्फा ए इज इक्वल टू जीरो। तो जब साइन अल्फा ए जीरो है तो इसका मतलब अल्फा ए क्या होगा, यहाँ पे एन पाई होगा यहाँ से, और अल्फा ए का स्क्वायर है, अल्फा ए का जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ से अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा यहाँ से एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ से लिखिए आप इसको। अब देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ से जब एनर्जी लिखेंगे अपन तो ये आएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। और ये है हमारे पास किसी भी पोटेंशियल में, इनफाइनाइट पोटेंशियल में पार्टिकल की एनर्जी। और क्वांटम मैकेनिक्स से भी जब हम बंडी बॉक्स पढ़ते हैं तो उससे भी यही एनर्जी हमारे पास निकल के आती है। इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल है, अगर ये इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इधर भी इनफाइनाइट पोटेंशियल है और कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल हमारे पास ये। अब हम आगे देखते हैं इसमें, इसको एक बार यहाँ तक लिखो, इसका कर्व बनाते हैं हम, ये लिख लिया होगा। अब हम यहाँ पर एक कर्व बनाते हैं कि मान लो ये इस एक्सिस पे मैंने ये जो है एक कर्व बनाया है और पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए लिया है, और ये जो एक्सिस है इस पे मैंने अल्फा ए लिया है। अब देखो, अब हम जानते हैं कि जो क्रोनिग पेनिक इक्वेशन होती है वो होती है पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है, यहाँ पे जब साइन थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं तो वो होती है -1 टू +1। साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में हो सकती है, और जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू भी क्या हो सकती है, -1 टू +1 हो सकती है। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से कम और +1 से ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन जब हम इस टर्म में यहाँ देखते हैं LHS पार्ट में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा का एडिशन हो रहा है, और एडिशन होने पे ये वैल्यू जो होती है इनकी, ये -1 से नीचे भी हो सकती है और +1 से लार्ज भी हो सकती है। लेकिन जब हम RHS पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे है कॉस के, और कॉस के में जब हम जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू -1 से और +1 के -1 टू +1 के बीच में ही रहती है। तो जब ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ये वैल्यू फिर इसमें क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं होंगे LHS इक्वल टू RHS। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है -1 टू +1। तो मान लो मैंने इस कर्व में -1 वैल्यू यहाँ ले ली, ये 0 ये +1। तो अब मैं देखता हूँ इसमें कि मैं इसमें कर्व में देखूंगा कि ये वैल्यू जो है पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए, ये यहाँ पे 1 से एक्सीड कर रही है। तो 1 से एक्सीड कर रही है, इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर 2 पॉइंट लूँगा तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे अलाउ ही नहीं होगी। यहाँ से मैं यहाँ तक अगर इसको करूँगा तो ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ अलाउ नहीं होगी। अब अगले जब मैं पार्ट में जाता हूँ इसके में, तो ये जो है यहाँ पे ये वैल्यू जो है इसकी, ये -1 से क्या कर रही है, नीचे जा रही है ये वाला कर्व। तो ये भी कर्व क्या नहीं होगा, यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ और इस तरह से कुछ कर देता हूँ। तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे। अगेन इस कर्व में देखता हूँ तो यहाँ पे भी ये जो वैल्यू है ये क्या नहीं होगी, अलाउ नहीं होगी। पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे -1 से एक्सीड कर रही है वैल्यू, तो ये यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या नहीं होंगी, अलाउ नहीं होंगी। और यहाँ +1 से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे भी मैं अगर लाइन खींचूंगा ये, और ये पार्ट भी क्या नहीं होगा, इस कर्व में अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और लेकिन RHS पार्ट इससे क्या नहीं होगा, फिर सेटिस्फाई नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये वाले पार्ट अलाउ नहीं है, ये वाले पार्ट अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमें जो बेंड मिलते हैं और जो यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो -1 से +1 मिलेगी। मतलब ये जो कर्व है, हमें ये वाला कर्व मिल रहा है जो अलाउ है, तो ये बताता है हमें अलाउड बेंड को।
किसी भी क्रिस्टल में जो बैंड बनते हैं कि वो कैसे बनते हैं उसको ये समझाता है। और ये जो मैंने जो लाइनिंग वाले पार्ट बनाए ये नॉट अलाउड होंगे, यहाँ पे बैंड, ये वाले बैंड होंगे नॉट अलाउड। मतलब एक अलाउड बैंड दो नॉट अलाउड बैंड से क्या होता है, यहाँ पे सेपरेट होता है। और इस तरह से हम इस कर्व को यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये जो गैप होंगे, जैसे ये बैंड अलाउ है, मान लो ये कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड जो होते हैं वो ये वाले गैप है, और ये जो है ये होंगे फॉरबिडन गैप जो कि अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब हमें जो जब बैंड मिलते हैं, एक तो मिलता है कंडक्शन बैंड और ये मिलता है हमें नीचे बैलेंस बैंड। तो मतलब ये बैंड अलाउ है, लेकिन बीच का जो एनर्जी गैप है ये क्या नहीं होगा, यहाँ पे डेल्टा ई जी, इसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं। तो यहाँ पे बैंड अलाउ नहीं है, इसका मतलब ये किसको बता रहा है, इसको बता रहा है। तो हम क्रोनिग-पेनी इक्वेशन से जो अलाउड बैंड है उनको भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक बार ये कर्व आप बनाइए, फिर इसको आगे और करते हैं हम। अब हमने कर्व में देखा कि जो अलाउड बैंड है वो कहाँ होते हैं, जब कॉस के की वैल्यू क्या होती है, +-1 पे होती है, तब बैंड क्या होते हैं, अलाउ होते हैं। और जब कॉस के की वैल्यू +-1 होती है, इसका मतलब के क्या होता है यहाँ पे ±n पाई होता है। तो यहाँ से हम के लिखेंगे तो ये हो जाएगा +-n पाई/a। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे n = 1 है तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे +-पाई/a आएगी। यदि n = 2 है तो ये वैल्यू आएगी 2π/a, +-2π/a के की वैल्यू। उसके बाद अगर के की वैल्यू यहाँ पे आई है +-3π/a है, मतलब यहाँ पे है n = 3। इस तरह चलती जाएगी नीचे वैल्यू। अब ये जो अलाउड बैंड है इसका मतलब क्या होता है कि जो हमें फर्स्ट ब्रिलॉन जोन हम जब पढ़ते हैं, किसी क्रिस्टल में ब्रिलॉन जोन बनते हैं तो वो अलाउ कहाँ होता है, फर्स्ट ब्रिलॉन जोन बनता है -π/a से +π/a के बीच में। सेकंड जो बैंड बनता है वो बनता है हमारा -2π/a, और इधर भी बनता है -2π/a। थर्ड बैंड बनेगा तो वो बने सेकंड ब्रिलॉन जोन बनेगा, वो बनेगा -2π/a से -π/a। फिर ये फर्स्ट ब्रिलॉन जोन हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट ब्रिलॉन जोन, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड ब्रिलॉन जोन। ये भी है हमारा सेकंड ब्रिलॉन जोन। जैसे हम जानते हैं कि जो फ्री पार्टिकल एनर्जी वो होती है E = h² k²/2m, अभी हमने देखा है। तो जब हम E इज प्रोपोर्शनल टू k² होता है, मतलब E और k के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कुछ हमें इस तरह से मिलता है। ये तो हो गया हमारे पास k और ये हो गया एनर्जी E, और ये मिलता है हमारे पास पैराबोला। तो पैराबोला मिलेगा इस तरह से कंटिन्यूअस। लेकिन जब हम किसी नियरली फ्री पार्टिकल की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पीरियोडिक पोटेंशियल में होता है। जब किसी भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नियरली फ्री होता है, इसका मतलब ये जब आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है किसी भी एटम से तो यहाँ पे क्या बनता है, आयन बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से बाहर तो नहीं गया, क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, तो क्रिस्टल के अंदर रहता है, लेकिन ये क्या रहता है, इस आयन के अट्रैक्शन में रहता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं यहाँ पे नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन के जब हम ये कर्व प्लॉट करते हैं तो वो कर्व हमें कुछ इस तरह से मिलता है कि हमें ये मान लो इधर कर्व मिल गया कुछ इस तरह से, ये तो ये मिल गया हमें -π/a से +π/a। ये है अपन का k और ये अपनी एनर्जी E। अब हमें क्या मिलेगा, एक फॉरबिडन गैप मिलेगा कुछ इस तरह से, फॉरबिडन गैप। फिर नेक्स्ट बैंड जो हमें मिलेगा तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा आगे, ये बैंड मिलेगा हमें आगे। और ये बैंड कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा -2π/a से, और यहाँ पे आएगा +2π/a थर्ड बैंड। अब हमें इसके बाद भी क्या मिलेगा, एक फॉरबिडन गैप मिलेगा, और फॉरबिडन गैप के बाद फिर अगेन क्या मिलेगा, एक अलग बैंड मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे जब हम जाएंगे इस तरह से, और इस तरह से इसका जो कर्व मिलेगा हमें, और इस पॉइंट पे मिलेगा हमें -3π/a, और इस पॉइंट पे हमें इधर मिलेगा यहाँ से +3π/a ये वैल्यू। तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ब्रिलॉन जोन। ये हो गया हमारा सेकंड ब्रिलॉन जोन, और ये हो गया हमारा थर्ड ब्रिलॉन जोन। तो हम ब्रिलॉन जोन को भी हम क्रोनिग-पेनी मॉडल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब जो अलाउड बैंड होते हैं और फॉरबिडन गैप होते हैं, इसको भी क्रोनिग-पेनी मॉडल ने बहुत अच्छे से समझाया। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो नियरली फ्री है उसकी एनर्जी, या फिर कोई इन्फिनिट पोटेंशियल में कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, और जो हमारे पास अलाउड बैंड होते हैं और फॉरबिडन जो बैंड होते हैं, फॉरबिडन गैप जो होता है, उनको भी हम क्रोनिग-पेनी मॉडल से इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अब इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे आगे इससे ही रिलेटेड, इसको लिख लो यहाँ तक।
इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग द केपी मॉडल शो दैट पी इज लेस देन 1, जैसे हमने स्ट्रेंथ पैरामीटर की वैल्यू 0 और इनफाइनाइट पे फाउंड की थी, इसी तरह हमें एक कंडीशन दी है कि पी इज लेस देन 1 पर एनर्जी जो है, एनर्जी लोएस्ट एनर्जी बैंड की जो एनर्जी है के इक्वल टू 0 पे ये होनी चाहिए एच बार स्क्वायर पी अपॉन एम ए स्क्वायर। ये हमें यहाँ से प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि यूजिंग, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम करेंगे कि यूजिंग द क्रोनिग-पेनी इक्वेशन फॉर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है वो, पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। अब यहाँ से क्या है, हमने क्या दे रखा है, के इक्वल टू 0 में यहाँ पे दे रखा है के इक्वल टू 0। अब के की वैल्यू जब 0 होगी, तो के की वैल्यू जब 0 होगी यहाँ पे, तो के इक्वल टू 0 पे साइन कॉस थीटा क्या होगा, 1 होगा, कॉस के ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, कॉस को इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ से पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा ए। 1 माइनस कॉस अल्फा ए क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ए बाई 2। इसको हम चेंज कर देंगे, तो ये अपन लिखेंगे पी अपॉन अल्फा ए, फिर है साइन अल्फा ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा ए बाई 2 में इसको हम चेंज कर देंगे। उसके बाद साइन थीटा को भी क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे पी अपॉन अल्फा ए अपन के पास है ये 2 साइन अल्फा ए बाई 2, इधर लिख देंगे कॉस अल्फा ए बाई 2 इज इक्वल टू ये है ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा ए बाई 2 हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा ए से साइन अल्फा ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा पी अपॉन अल्फा ए, ये दिख रहा है क्या इधर इतना, हाँ पी अपॉन अल्फा ए है, ये साइन कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास कॉस अल्फा ए बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फा ए बाई 2 हमारे पास। इस तरह से हम इसको कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉस को इस साइन के नीचे ले आएंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी अपॉन अल्फा ए इज इक्वल टू साइन अल्फा ए बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा ए बाई 2। साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो ये आ जाएगा अपने पास पी अपॉन अल्फा ए इज इक्वल टू 10 अल्फा ए बाई 2 हमारे पास। अब हमें पता है कि अल्फा ए लेस देन 1 दे रखा है, यहाँ पे जब अल्फा ए इज लेस देन 1 है, इसका मतलब जब लिमिट थीटा टेंस टू 0 होती है, तो टेन थीटा भी क्या होता है, इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा होता है। यहाँ पे जैसे हम लिमिट थीटा टेंस टू 0 करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ये, तो इक्वल टू साइन थीटा होता है, थीटा के इक्वल कॉस थीटा होता है 1 के इक्वल। तो इस तरह से जो 10 अल्फा ए है, जो यहाँ से लिमिट थीटा टेंस टू 0 पे जो 10 अल्फा ए बाई 2 है, ये भी नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा ए बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा। जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो पी अपॉन नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ से पी अपॉन अल्फा ए इज इक्वल टू अल्फा ए बाई 2। अल्फा ए से इधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अपन को पता ही है, अल्फा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर है वो होता है 2me अपॉन एच बार स्क्वायर। जब हम ये वैल्यू रखते हैं p इज इक्वल टू 2me अपॉन एच बार स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम एनर्जी लिखेंगे, तो एच बार स्क्वायर को लेंगे इधर, तो p एच बार स्क्वायर अपॉन इधर हो जाएगा एम ए स्क्वायर, और ये आ गई हमारे पास एनर्जी p इज लेस देन 1 पे यूजिंग क्रोनिग-पेनी मॉडल। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूजिंग द क्रोनिग-पेनी मॉडल सो दैट p इज लेस देन 1, अल्फा इज लेस देन 1, देन एनर्जी ऑफ लोएस्ट एनर्जी बैंड होता है उसके वो k इक्वल टू 0 पे वो ये होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, k इक्वल टू 0 करेंगे क्रोनिग-पेनी क्वेश्चन में, तो ये होगा 1 माइनस कॉस अल्फा ए हो जाएगा, इसको 2 साइन स्क्वायर अल्फा ए बाई 2 में कर देंगे। उसके बाद साइन अल्फा ए को भी 2 साइन अल्फा ए बाई 2 कॉस अल्फा ए बाई 2 में चेंज करके, ये कैंसिल आउट करके 2 साइन को
ये वाला ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ये बन गया 10 बन गया, अल्फा इज लेस देन बने तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। इस वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया तो पी अपन अल्फा इक्वल टू अल्फा ए बाई 2 हो गया। यहाँ से अल्फा ए को इधर लगा, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर अपन 2 है, अल्फा स्क्वायर अपन को पता ही है 2m अपन एच बार स्क्वायर होता है, तो P यहाँ से आ जाएगा 2m ए स्क्वायर अपन एच बार स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, और इसको इधर उधर करेंगे हम तो E इक्वल टू हो जाएगा पी एच बार स्क्वायर अपन एम ए स्क्वायर। और ये हमारा हो गया यहाँ पे क्रोनिग-पेनी मॉडल इक्वेशन खत्म। तो क्रोनिग-पेनी मॉडल से हमने समझा कि किसी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, और दूसरी बात समझा हमने कि कोई भी इन्फिनिट पोटेंशियल में कोई इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी क्या होती है। दूसरा हमने जो एनर्जी बैंड्स होते हैं, अलाउड बैंड और फॉरबिडन गैप, उनके बारे में भी हमने यहाँ से समझ सकते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक को करते हैं यहीं पे समाप्त, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।